हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। ठीक है, यानी प्रेस के खिलाफ कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे और उसमें जो सबसे बड़ा प्रतिबंध था वो था वर्नाकुलर एक्ट। तो ये वर्नाकुलर एक्ट है क्या, कब आया, किसने लाया, इसकी वजह क्या थी, पूरी की पूरी कहानी हम लोग अच्छे से समझेंगे। और आगे भी और बहुत सारे प्रतिबंधित करने के लिए एक्ट आए हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और याद रखिएगा ये आज का लेक्चर जो है ये प्रेस के ऊपर प्रतिबंध जो है इसके ऊपर दूसरा लेक्चर हमारा है। ठीक है, इसके पहले एक लेक्चर आ चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो विजिट करें हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब के, जहां पर आप डिटेल से वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ये भी जान लें कि यहां पर हर एक विषयों की डिटेल से क्लास दी जाती है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आइए और आप अपने मनचाहे विषय को खोल करके वहां से आराम से देख सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों आप सभी से कि किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आए तो उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए प्लीज। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया करिए। चलिए आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी दोस्तों इससे संबंधित, पहले तो याद रखनी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था। तो याद रखिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, और इसको लाया किसने था, तो उस समय वायसराय हुआ करते थे। ठीक है, वायसराय हुआ करते थे और एक वायसराय था जिनका नाम था लॉर्ड लीटन। नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड लीटन। ठीक है, देखिए लीटन और रीपन दो वायसराय हैं, दोनों का नाम काफी थोड़ा सा मिलता जुलता है तो आप स्किप कर जाते हो। तो याद रखिएगा लीटन नाम है, लॉर्ड लीटन। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने इसको लेके आया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी और इस एक्ट को इतना खराब क्यों माना जाता है? कहा जाता है दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुंह बंद करने वाला अधिनियम था। यह एक ऐसा अधिनियम था जो मुंह बंद कर देता है। तो इसको इतनी खराब संज्ञा क्यों दी गई, यानी इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी और बहुत बड़ी कहानी है। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा 1857 ईस्वी में, जिस समय हुई थी सबसे बड़ी क्रांति, यानी भारत में सबसे बड़ी क्रांति, पहली क्रांति कौन सी थी, हमारे स्वाधीनता की लड़ाई कौन सी थी, तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों 1857 के बाद कहानी कुछ ऐसे बदली कि समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मतलब कि क्षेत्रीय भाषाओं में, जैसे मराठा की बात कर लो, बंगाल की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, असम की बात कर लो, इसके अलावा आप चले जाओ दक्षिण की तरफ, ठीक है, वहां मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर लो, तो अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे समाचार पत्र आने लगे थे, बहुत सारे। ठीक है, शुरुआत में क्या था, कम समाचार पत्र हुआ करते थे, जैसे बंगाल से इक्का दुक्का समाचार पत्र हुआ करते थे। लेकिन 1857 के बाद समाचार पत्र, पत्रिकाओं और किताबों में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ और लोगों ने क्या किया, अपने अपने विचारों को अपने अपने तरीके से क्या किया, जनता के सामने लाने का प्रयास किया। और लाने का एक ही तरीका था, क्या था, या तो समाचार पत्र, या तो पत्रिका, या तो पंफलेट के माध्यम से। ठीक है, तो इन सभी चीजों में लगातार वृद्धि हुई। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज आप ये बताइए दोस्तों कि अगर समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि होगी तो किसकी आलोचना होगी? जो समाज में गलत तथ्य होंगे उसकी आलोचना होगी ना। और जाहिर सी बात है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तौर तरीका था वो भारतीयों के अनुरूप नहीं था, इसलिए खासकर उसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती थी। और उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन है, यहीं पर वायसराय है। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लीटन। तो याद रखिए लॉर्ड लीटन के खिलाफ बहुत सारी आलोचनाएं हुई। अब आप कहोगे सर आलोचना की एक छोटी सी कहानी भी आप बता दीजिए, तो दोस्तों आलोचना की कहानी आपको बताता हूं और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए याद भी रखिएगा। दोस्तों 1876 से 78 के दौरान, 76 से 78 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और इस अकाल में दोस्तों लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये बात बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में शासन कर रही थी तो उसका क्या फर्ज बनता है? उसका फर्ज बनता है ना को अकाल पीड़ितों की सहायता करे। लेकिन लॉर्ड लीटन ने अकाल पीड़ितों के ऊपर ध्यान न देकर के एक बहुत बड़ा दिल्ली दरबार का आयोजन किया। भारत में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ठीक इसी के बीच में 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा लगा था, 1911 में तीसरा लगा था। ठीक है, तो पहला दिल्ली दरबार लगाया गया। अब दोस्तों दिल्ली दरबार पे लॉर्ड लीटन ने बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में रुपयों को बर्बाद किया। ठीक है, और
अकाल पीड़ितों पर ध्यान नहीं दिया। तो जो समाचार पत्र थे, ठीक है, जो पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं ने क्या किया, एक तरफ से आलोचना करना शुरू कर दिया। किसका? लॉर्ड लिटन की आलोचना करना शुरू कर दिया। मतलब हर तरफ इनके बारे में गलत सलत बातें आनी शुरू हो गई। अब लॉर्ड लिटन को लगा यार कि समाचार पत्र जो हैं ये आवश्यकता से अधिक बात कर रहे हैं, और इसीलिए देखो अभी 77 चल रहा है, इसीलिए 1878 में लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्रों पर कड़ा प्रतिबंध लाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और कब आया तो बता देंगे ना। ठीक है, तो याद रखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ऐसा क्या था कि लोग डर रहे थे उन बातों से? दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्पेशली भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए, हमारे यहाँ के जो प्रकाशक थे, जो एडिटर थे अच्छे अच्छे, उनको दबाने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, और कहा जाता है कि जो लोग राजद्रोही लेख प्रकाशित करते थे। अब राजद्रोही क्या? राजद्रोही मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलते हैं, जो लॉर्ड लिटन के खिलाफ बोलते हैं, वो राजद्रोह में आ जाता था। वो किसके द्रोह में आ जाता था? वो राजद्रोह मान लिया जाता था। ठीक है, यानी कोई भी समाचार पत्र यदि इनकी आलोचना करेगा तो राजद्रोह में आ जाएगा, और राजद्रोह में आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर वो किसके अधीन आ गया? वो इस एक्ट के अधीन आ गया। ये कौन सा एक्ट है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अधीन आ गया, और उसको दंडित किया जा सकता है। अच्छा, इसमें दंडित किस तरीके से किया जा सकता है? दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होते थे उनके पास एक स्पेशल पावर आ गई, और पावर कैसी आ गई दोस्तों? कहा गया कि कोई भी प्रकाशक यदि सरकार विरोधी बात करता है, कोई भी प्रकाशक, कोई भी समाचार पत्र पत्रिकाएं अगर सरकार विरोधी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वायसराय के खिलाफ, उसके कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कोई भी सरकार विरोधी कार्य करता है या कोई भी लेख प्रकाशित करता है, तो मजिस्ट्रेट का निर्णय हमेशा सर्वमान्य होगा। उसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, और मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? आपके पूरे के पूरे प्रेस को सील कर सकता है, बंद कर सकता है, और आपको दंडित कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया दोस्तों ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये बड़ा ही खतरनाक एक्ट था। दोस्तों, उस समय के जितने भी समाचार पत्र थे, सभी समाचार पत्रों ने इस अधिनियम का घोर विरोध किया। घोर विरोध क्यों? क्योंकि यह पत्रकारिता के खिलाफ था। यह पत्रकारिता के खिलाफ था। सिर्फ एक ही समाचार पत्र जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, जिसका नाम पायनियर था, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि वो पायनियर वो सरकार के मत में था, वो इसका सपोर्ट कर रहा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बड़ा अच्छा एक्ट है। ठीक है, तो याद रखिए पायनियर जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, वो इस एक्ट को क्या कर रहा था? मान रहा था, उसको बढ़ावा दे रहा था। बाकी जितने समाचार पत्र थे वो सभी की सभी इसकी निंदा कर रहे थे। दोस्तों, समाचार पत्र एजेंसियों के द्वारा कहा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? मुंह बंद करने वाला एक अधिनियम है, जिसको गैजिंग एक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया ये गैजिंग एक्ट है। ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम है, पत्रकारिता के खिलाफ आया हुआ अधिनियम है। और अगर मुख्य रूप से मैं आपसे कहूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने क्या किया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भेदभाव पैदा किया। किसके बीच में? हिंदी समाचार पत्र और अंग्रेजी समाचार पत्रों के बीच में। मैंने पहले कह चुका हूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्पेशली भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। यानी इसने क्या किया? दो आंखें किया। समाचार पत्र और पत्रकारिता के खिलाफ दो आंख से देखा। भारतीय समाचार पत्रों पर ज्यादा दबाव बनाया, अंग्रेजी समाचार पत्रों को काफी छूट भी दिया। उसी दौरान दोस्तों कई सारे भारतीय समाचार पत्र थे, जैसे सोम प्रकाश आपने नाम सुना होगा, ढाका प्रकाश नाम सुना होगा, ढाका से प्रकाशित होता था, भारत मिहिर हो गया, सहचर हो गया, कई सारी पत्रिकाएं। लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा, नहीं आप कहेंगे कि नोट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सोम प्रकाश हो गया, ठीक है, ढाका प्रकाश हो गया, ढाका प्रकाश हो गया, सहचर हो गया, ठीक है, सहचर हो गया। ये बहुत सारे समाचार पत्र थे जिनके खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर विशेष प्रतिबंध इस पर दर्ज किया गया, विशेष मामला इन पर दर्ज किया गया। ठीक है, और इसके अलावा भारत मिहिर भी यहाँ था। ठीक है, तो इन पर मामला दर्ज किया गया, और उसके बाद केसेस चलाए गए, और कई सारे समाचार एजेंसियों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों, एक बात तो तय हो गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद पत्रकारिता का जो तौर तरीका था वो बदल गया, उनकी भाषाएं बदल गई, उनकी प्रवृत्तियां बदल गई। ठीक है, और आपने सुना होगा कि बहुत सारे समाचार पत्रों ने अपने भाषा को बदल करके इंग्लिश भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू कर दिया, ताकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की इस गंदी निगाह से बचे रहें। दोस्तों, उस समय कुछ टाइम बाद की बात है, एक नया भारत सचिव आया। ठीक है,
चलिए वहां से मैं आपको कहानी बताता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ी आगे की चीजें पता। अभी तो इतना बात समझ में आ गया ना। तो सुनिए, एक नया भारत सचिव आया जिसका नाम था लॉर्ड क्रेनब्रुक। ठीक है, लॉर्ड क्रेनब्रुक, ठीक है, लॉर्ड क्रेनब्रुक उस समय के भारत सचिव थे। क्या थे? ये भारत सचिव थे। ये जो भारत सचिव आए थे, नए वाले भारत सचिव, ठीक है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निंदा किया। बोला ये तो यार बड़ा गलत है। इन्होंने कहा कि इस अधिनियम के पूर्व जो प्रत्यक्षण की धारा थी, यानी जो हम बताए थे आपको सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप जो था उसका भी विरोध किया। ठीक है, इस एक्ट का भी विरोध किया, सेंसरशिप का भी विरोध किया, और कहा कि सेंसरशिप जो कि एक कमेटी बैठाई जाती है क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि कौन से समाचार पत्र क्या प्रकाशित कर रहे हैं, ये बड़ी गलत चीज है, पत्रकारिता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो सेंसरशिप होते हैं इसको रद्द किया जाए। ठीक है, और आगे चल के इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों जो सेंसरशिप था, प्री सेंसरशिप जो था वो रद्द किया गया, उसको हटाया गया, और उसके स्थान पर इन्होंने कहा कि कमेटी बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? एक कमेटी बननी चाहिए जिसको कहा गया समाचार पत्र आयुक्त, यानी एक प्रेस कमिश्नर बैठाया गया, एक प्रेस कमिश्नर यहां पे नियुक्त किया गया। किसके लिए? ताकि वो ये देख सके कि जो पत्रकारिता वो सही ढंग से हो रही कि नहीं, जो समाचार है उसमें सच्चाई है कि नहीं, यथार्थ रूप से तथ्यों को प्रकट किया गया है कि नहीं, इस सारे चीज को लेकर के यहां पर एक प्रेस कमिश्नर बैठाया गया। क्या किया गया? एक प्रेस कमिश्नर बैठाया गया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये किसके सहयोग से आया? तो याद रखें लॉर्ड क्रेनब्रुक के सहयोग से आया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कहूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से हमारे पत्रकारिता को, हमारे समाचार पत्रों को मुक्ति कब मिला, तो लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन जो कि अगले वायसराय थे 1880, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन जो थे ये 1880 से लेकर के 84 तक थे। ठीक है, इसके बाद डफरिन आ जाएगा। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन की बात कर रहा हूं। लॉर्ड रिपन जब अगले वायसराय आए तो इन्होंने क्या किया? 1878 में आए हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया, उसको रद्द कर दिया। कब? तो याद रखिए 1882 में रद्द किया। कब रद्द किया? 1882 में, यानी 4 साल तक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विद्यमान था। 4 साल में बहुत सारे लोगों का क्रियाक्रम हुआ, तो 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए इनको भारत का उद्धारक कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर इनसे जुड़कर आता है, तो ये सारा फोकस करेगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया ना? अब 2-4-10 साल ऐसे आराम से चलता रहेगा चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से हटने के बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं 1878 से आ जाओ, सीधे 30 साल आगे बढ़ो। ठीक है, 88, 98, 8, 1908 में चलते हैं। 1908 में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, एक और समाचार पत्र अधिनियम आया जिसको न्यूज पेपर एक्ट कहते हैं। 1908 में न्यूज पेपर एक्ट। इसके पहले आप याद रखिए गरम दल नरम दल वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, आप समझ रहे हो सारी चीज, तो याद रखिए यहां पे आ गया द न्यूज पेपर एक्ट। क्या आ गया? द न्यूज पेपर एक्ट 1908। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज पेपर एक्ट। दोस्तों इस न्यूज पेपर एक्ट में क्या कहा गया? दोस्तों इसके पहले अगर 1908 के पहले जाओ, 1908 में तो वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। ठीक है, इसके पहले थोड़ा चला जाऊंगा तो लॉर्ड कर्जन, आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने सबसे बड़ा काम क्या किया था? बंगाल विभाजन। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण सरकार ने इस न्यूज पेपर एक्ट को लाया। क्यों? क्योंकि सरकार के विरुद्ध बढ़ती हुई भावना, कटु आलोचनाओं को रोकना और उग्र दल का जो उदय हो चुका था उनसे निपटने के लिए पत्रकारिता पर कठोर कानून फिर से, यानी एक शिकंजा फिर से कसने की जरूरत थी। इसलिए न्यूज पेपर एक्ट 1908 को लाया गया। ठीक है, किससे? एक लाइन की बात है, कर्जन की जो नीतियां थी उससे निपटने के लिए, जो उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, भावनाएं आ रही थी, कटु आलोचना हो रहे थे। ठीक है, गरम दल का उदय हो चुका था, उग्र दल का। ठीक है, तो उनसे निपटने के लिए 1908 में इस अधिनियम को लाया गया। अच्छा, क्या था इस अधिनियम में? कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? जैसे वहां पे तो हमने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में बहुत सारी चीजों को, तो न्यूज़पेपर एक्ट में क्या था दोस्तों? दोस्तों यहाँ न्यूज़पेपर एक्ट में मोटी मोटा 2-3 बातें थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कहा गया कि समाचार पत्र के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप यदि किसी भी तरह की हिंसा होती है, यानी आपने ऐसे समझिए, आपने कोई समाचार पत्र निकाला, उसमें कोई ऐसा मुद्दा प्रकाशित किया जिससे कोई दंगा भड़क जाए, जिससे
जातिगत भेदभाव पैदा हो जाए, जिससे हिंसा बढ़ जाए या किसी की हत्या को प्रेरणा मिले, अगर ऐसा लेख किसी भी समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया है तो उसकी संपत्ति को और उस प्रेस को, दोनों को जब्त कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अंग्रेजों ने यह क्यों लाया? अब आप बात को समझिए, आप बात को पीछे से जोड़ते हुए चलिए। देखिए, एक तरफ लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन करने के पीछे उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वह था कि हमारे देश के लोगों को बांटना, हमारी एकता अखंडता को खंडित करना, अलग करना, हमारे अंदर भेदभाव पैदा किया गया। हमारा जो समाज था, जो हिंदू मुस्लिम अभी तक एक था, उस हिंदू मुस्लिम में एक जातिगत भेदभाव पैदा हुआ और वो आज तक ना खत्म हो पाया। आगे चल के मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो गई। ठीक है, दोनों को दो नजरिए से देखना और दोनों को दो नजरिए से डील करना, यह सारा एक गलत कार्य हो रहा था। तो याद रखिए, जो बड़े बड़े समाचार पत्र के ऑथर थे, जो एडिटर थे, उनका काम क्या था? जो संपादक थे वो तो चाहते थे कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर काम करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस अधिनियम के तहत रोक क्या लगाया गया कि अगर इस तरह का लेख आता और कोई भी दंगा भड़क गया, कोई भी मामला आ गया या हत्या के किसी की प्रेरणा का जो है देखने को मिला, तो ऐसे में पूरी की पूरी प्रेस की संपत्ति और प्रेस सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, प्रेस जब्त करने के बाद क्या उसको छुड़ाने के लिए भी कोई प्रावधान था? तो जी हाँ, पहले तो याद रखिए आप कि प्रेस को और उसकी संपत्तियों को, दोनों को जब्त कर लिया जाएगा। एक तो ये वाला मामला आया। ठीक है, दूसरा कहा गया दोस्तों कि अगर इसको छुड़ाना चाहता है कोई तो 15 दिन का समय दिया जाएगा उसको। कितने दिन का? 15 डेज, 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो अपील कर सके जाके। ठीक है, और ये अपील कहां पे होगी? तो हाई कोर्ट में अपील होगी। ये अपील कहां पे होगी? हाई कोर्ट में ये अपील होगी। ठीक है, तो ये अपील होगी हाई कोर्ट में। दो नियम हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा नियम था वह था कि इसके पहले आप स्टार्टिंग पढ़े थे, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था। कब आया था? 1867 में। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था जिसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत व्यक्तियों को नाम वाम देने की जरूरत नहीं है, केवल जो स्थान है उस स्थान को बता दिया जाए। तो इस रजिस्ट्रेशन एक्ट को ही खत्म कर दिया गया, यहां पर रद्द कर दिया गया। ठीक है, याद रखिए, इस अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया और बाद में कहा गया कि जो पुराना वाला नियम था ना, वो फिर से लागू हो गया, यहां पर फिर से सामने आ गया। तो ये सारी चीज हम लोग देखने को मिलता है। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ज्यादा तो नहीं, 9-10 समाचार पत्रों पर, उनकी एजेंसियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से आई थिंक 7 या 8 के आसपास जब्त भी किए गए थे। ठीक है, तो मोटी मोटा सरकार जो अपना बनाई थी क्राइटेरिया, उसमें वो सफल हुई। ठीक है, अलगाव करने में, और फिर से एक बार पत्रकारिता को मुंह की खानी पड़ी। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला न्यूज़पेपर एक्ट कब आएगा? दोस्तों हम लोग पहुंच गए 1908 में, और हम लोग को पढ़ना कहां तक है? तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आजादी तक। ठीक है, 1908 के बाद ज्यादा दिन नहीं बीता, केवल 2 साल ही बीता। ठीक है, अब आ जाइए 8 से कहां पर? 1910 पे आ जाइए। फिर से एक न्यूज़पेपर एक्ट आया दोस्तों। न्यूज़पेपर एक्ट क्या, इसको शॉर्टकट में इंडियन प्रेस एक्ट बोलते थे। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ठीक है, 1910। अब देखिए, 2 साल बाद ही एक नए अधिनियम को लाने के पीछे क्या राज था? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लॉर्ड लिटन की बात कर रहा हूं। लिटन मतलब वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला, हाँ वही लिटन की बात कर रहा हूं दोस्तों। लॉर्ड लिटन ने 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, उसके घिनौने प्रावधानों को यहां पर फिर से लागू कर दिया गया। द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के घिनौने प्रावधान को, ठीक है, घिनौने प्रावधानों को फिर से लागू कर दिया गया, उनको पुनर्जीवित कर दिया गया, उनको फिर से स्टार्ट कर दिया गया, जिसको कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में बंद कर दिया था। सोचिए क्यों? ताकि फिर से पत्रकारिता को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा सके, एक कठोर कानून बनाया जा सके। और दोस्तों यहां पे होता क्या, सुनिए कहानी। जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, उस रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नियम तय किए गए। अभी इसके पीछे हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया। यहां 1910 में फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नियम तय किए गए। कहा गया कि मिनिमम की बात करूं तो 500 रुपया उस समय में, और मैक्सिमम की बात करूं तो 2000 रुपए तक का रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। इतने भारी मात्रा। अरे बात सन कौन सा चल रहा भैया? 1910। सीधा सीधा बोलो ना कि समाचार पत्र एजेंसी खोलने ही नहीं देना है, उसको खोलने नहीं देना है, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट रखो कि समाचार पत्र एजेंसियां जो नई खुलनी चाह रही हैं वो खुल ही ना पाए।
और एक चीज और कहा गया यहां पर, यहां कहा गया कि जो स्थानीय सरकार है उनको जमानत रिसीव करने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, वो समाचार पत्र की एजेंसियों से इस रकम को वसूल करेंगी। इसके अलावा कहा गया कि पंजीकरण के साथ साथ समय आने पर, जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकार को यह पावर दिया जाता है कि वह जमानत की राशि को रद्द कर सकती है, ठीक है। और अगर दोबारा जमानत कराते हो, अगर दोबारा जमानत करो, दोबारा रजिस्ट्रेशन अगर कराते हो, तो फिर आपको पता कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 10,000 रुपया। मतलब कि दोबारा रजिस्ट्रेशन मत करो। सिंपल सी बात है दोस्तों, उनका मानना यह था कि कोई नया आदमी समाचार पत्र एजेंसी न खोल पाए, इतना ज्यादा अमाउंट रखो। अगर खोल भी लेता है, हम देखेंगे कि कुछ गलत पब्लिश कर रहा है, हम तुरंत उसको रद्द कर देंगे, तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त कर देंगे, उसको खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत उठाता है तो ऐसा नहीं है 2,000 लगेगा, अब 10,000 लगेगा, ताकि वो दोबारा हिम्मत भी ना उठा पाए, ठीक है। यानी इसके बाद भी अगर समाचार पत्र कोई आपत्तिजनक सामग्री अपने यहां प्रकाशित करता है तो याद रखिए 10,000 रुपया तो रजिस्ट्रेशन में लगा था, उसका प्रिंटिंग प्रेस जब्त हो जाएगा, उसका न्यूज़पेपर जब्त हो जाएगा, उसकी पत्र पत्रिकाएं किताब सब कुछ जब्त हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? बहुत इत्मीनान से चीजों को समझिए। अच्छा चलिए, कुल मिला जुला कर हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों उनको थोड़ा समय भी दिया गया कि 2 महीने के अंदर अगर पब्लिशर चाहे, कितने महीने के अंदर, यहां पे एक नया नियम और आया कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अगर पब्लिशर चाहे, ठीक है, तो स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकता है। अब अपील करके क्या करेगा, इतना पैसा जमा करना है, सब कुछ तो जब्त हो गया, अपील करके क्या करेगा, तो ये कह रहा है स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकता है। इसके पहले था कि 15 दिन पहले बाद जाके आप क्या कर सकते हो, कहां पर, हाई कोर्ट में। अभी यहां पे क्या आ गया, स्पेशल ट्रिब्यूनल आ गया जहां पे अपील कर सकते हो। और जब 1910 वाला इंडियन प्रेस एक्ट आया ना, तो इस समय लगभग 1000 की संख्या में इंडियन जो प्रेस थे, भारतीय प्रिंटिंग प्रेस थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया गया, उनके समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया। कुछ को खाली चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लगभग 286 के आसपास कोई डेटा है, ठीक है, उतने को चेतावनी देकर छोड़ा गया। और 700 से अधिक समाचार पत्र एजेंसियों से बड़ी रकम में जमानत की राशि वसूल की गई, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के समाचार पत्र और पत्रकारिता को दबाने का ये जो खेल चल रहा था, उसमें अंग्रेज फिर से सक्सेस हो गए। क्यों? क्योंकि वापस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फिर से जीवित हो चुका था। दोस्तों अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा था, हम लोग पहुंच गए पहले विश्व युद्ध की तरफ, ठीक है। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ दोस्तों। पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या भारत में कि भारत सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया। किस चीज को देखते हुए? भारत की सुरक्षा को देखते हुए भारत सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया। और खासकर जो समाचार पत्र थे उनसे संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से एक प्रेस कमेटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया। समझिएगा बात को, ठीक है। पहले पहुंच गए हम कहां पर, हम लोग पहुंच गए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय तो भारत सुरक्षा अधिनियम आया ताकि ज्यादातर समाचार पत्रों पर हम क्या कर सके, रोक लगा सकें। और इसके बाद जो नया नियम आया, वो नया नियम आया कि एक हम कमेटी बनाएंगे, ठीक है, एक कमेटी बनेगी, ठीक है। उस कमेटी का काम क्या होगा, तो याद रखिए पहली बात तो एक कमेटी बनी कब, ये 1921 में बनी, ठीक है। 1922 में चौरा चौरी वाला कांड हुआ था और 21 में कमेटी बनी है, ठीक है, प्रेस को लेकर के, पत्रकारिता को लेकर के। इसके अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सर तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध। तेज बहादुर सप्रू को इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। किस लिए? ताकि पत्रकारिता को फिर से एक बार जगाया जा सके। और जब तेज बहादुर सप्रू जी अध्यक्ष बन गए तो इनकी सिफारिश से हुआ क्या कि जो सबसे पहले 1908 और 1910 इन दोनों को जगाया गया था, इन्होंने कहा पहले इसको रद्द किया जाए, ठीक है। और इनकी सिफारिश पे दोस्तों ये सक्सेसफुल भी हुआ, यानी इन दोनों अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। 1908 और 1910 वाले अधिनियम को रद्द कर दिया गया, जो कि पत्रकारिता को जगाने में सबसे बड़ा काम किया। सबसे बड़ी जड़ी बूटी का काम किसने किया है? ये सर तेज बहादुर सप्रू ने किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक अलग अधिनियम आएगा दोस्तों, द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट। अब सुनिए उसमें क्या था, इसको हटा रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। मुख्य यही था कि 1908 और 10 दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। और किसकी सिफारिश से समाप्त हुआ है, किस कमेटी की? तो याद रखिए तेज बहादुर सप्रू उस कमेटी के हेड थे, उनकी सिफारिश से इसको समाप्त किया गया। और यहां पे आया दोस्तों द इंडियन प्रेस, ठीक है।
इमरजेंसी पावर, ठीक है, इमरजेंसी पावर एक्ट। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है दोस्तों। ये अधिनियम की बात करूं तो ये अधिनियम आया था 1931 में, कराची अधिवेशन भी इसी समय हुआ था, ठीक है। वो छोड़िए, इस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तो याद रखिए 1931 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा चलिए अब आपको पीछे की चीजें पहले जोड़ता हूं दोस्तों। 1931 की अगर हम थोड़ी सी कंडीशन की बात करें तो उस समय कई सारे राजनीतिक आंदोलन शुरू हो चुके थे। आपको पता होगा लाहौर षड्यंत्र वगैरह हो चुका था, ठीक है, लाठीचार्ज वगैरह हो चुका था, साइमन कमीशन वापस जाओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। तो ये वही राजनीतिक दौर था और उस समय गांधी जी के द्वारा लाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन वो बड़ा तेजी से चल रहा था। तो इन्हीं सब वजहों से ये इंडियन प्रेस एक्ट जो इमरजेंसी पावर एक्ट था इसको लाया गया और इसके तहत क्या बताया गया, इसके तहत कहा गया कि 1910 वाला जो प्रेस संबंधी अधिनियम था उसको फिर से लागू कर दो। अरे सीधे बोलो ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बिना अंग्रेज काम नहीं कर पा रहे थे, वो चाह रहे थे कि भारतीय प्रेस पूरी तरीके से बंद हो जाए, पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो। तो याद रखिए यहां पर फिर से 1910 के अधिनियम फिर से जाग गए। अभी तो बंद हुए थे, अभी फिर से जाग गए। अभी क्या करोगे, जाग गए तो जाग गए। तो ये हुआ। इसके अलावा प्रांतीय सरकारों को स्पेशल पावर मिल गया। अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे उनका एक ही मोटिव है कि हम भारतीय समाचार पत्रों को सही बात जाहिर ही नहीं करने देंगे, विचारों को प्रकट नहीं करने देंगे, उनको दबा देंगे, ठीक है। तो उनको स्पेशल पावर मिल गया। कहा गया दोस्तों कि कोई भी न्यूज़पेपर यदि हत्या या अपराध को बढ़ाता है या किसी को प्रेरणा देता है या किसी की हत्या को प्रशंसा के रूप में व्यक्त करता है तो याद रहे उसको दंडित किया जाएगा। अरे वही सारा तो कहां पे था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में था। तो सीधे सीधे क्या हुआ, मतलब यानी उनके प्रेस को बंद कर दिया जाए। और इस अधिनियम जो 1931 का अधिनियम था, इसका विस्तार करते हुए एक और अधिनियम आ गया 1932 में। क्या आ गया दोस्तों, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या आ गया, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ये आ गया 1932 में, जिसने इसकी पावर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो तो चलिए ठीक है वहां तक। अच्छा, पावर को मतलब कैसे बढ़ा दिया, जो प्री सेंसरशिप जो समाप्त कर दिया गया था कि पहले आप दिखाओ कि आप क्या प्रकाशित करने जा रहे हो, उसको रद्द कर दिया गया था ना, ठीक है। और उस चीज को यहां पर फिर से लागू कर दिया गया। तो जितनी भी पुरानी बातें थी वो हमारे सामने फिर से आ गई, ठीक है। तो याद रखिए फिर से आ गया। तो यहां पर प्री सेंसरशिप दोस्तों याद रखिएगा, इसके तहत क्या हुआ, प्री सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप एक्ट को फिर से लागू कर दिया गया, इस नियम कानून को फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो हमारी बात समाप्त होती है। आगे आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सब होता रहता है और 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो कुछ शक्तियों को जो कि भारतीय पत्रकारिता को प्रभावित कर रहे थे फिर से थोड़ा सा सीमित किया गया और हम अब आखिरी में पहुंच चुके हैं देश की आज़ादी की तरफ। 1947 में बहुत बड़ा काम होता है, एक बैठता है प्रेस इंक्वायरी कमेटी, याद रहेगा आपको। एक आता है क्या, प्रेस इंक्वायरी कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, COMMITTEE, ठीक है। प्रेस इंक्वायरी कमेटी एक आती है दोस्तों 1947 में मार्च में, अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ, मार्च महीने की बात है, उस समय यह बन के कमेटी तैयार होती है। अच्छा, इस समिति का उद्देश्य क्या था, तो इस समिति के आधार पर दोस्तों 1931 का जो अधिनियम था उसको रद्द कर दिया गया, उसको फिर से रद्द कर दिया गया। और 1931 में अभी हमने स्पेशल पावर वाले में देखा, इमरजेंसी पावर में, कि 1910 यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की पावर को फिर से लागू कर दिया गया और यहां कहा गया कि नहीं, इसको बंद करो, इसको रद्द करो, ठीक है, इसको समाप्त करो, ताकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो प्रभाव पत्रकारिता पर पड़ रहा है उसको रोका जा सके, इस प्रतिबंध को हटाया जा सके, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल आजादी के पास, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, और इसके अलावा समाचार पत्रों, पुस्तकों और उसके रजिस्ट्रेशन में जो बाधा आई थी, बीच में कहा गया था ना रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए थे, उसमें भी संशोधन किया गया। अरे पैसा था इतना ज्यादा, ठीक है, मिनिमम 500 अधिकतम 2000 तक, ठीक है, और जमानत की राशि स्थानीय सरकार वसूल करेगी, और अगर एक बार कैंसिल हो गया तो फिर 10,000 रुपए के साथ आप पंजीकरण कराओ, ठीक है। इन सब चीजों में तमाम संशोधन किए गए। तो कुल मिला जुला के हमारा चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। आखिरी बात मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कहने वाला हूं वो बात याद रखिएगा, भारतीय प्रेस के पक्ष में कौन कौन से लोग थे और उसके विपक्ष में कौन कौन से लोग थे, ये आप जरा याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और आपको इतना आना चाहिए दोस्तों। अगर मैं इसकी
पक्ष की बात करूं तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग बड़ा सोचता था बेचारा, पत्रकारिता के बारे में बताया था मैंने आपको, वो एक अच्छा व्यक्ति था। इसके अलावा चार्ल्स मेटकाप, उनको तो मुक्तिदाता ही कहा जाता है। देखो रिपन को भी कहा जाता है, उनको भी, रिपन को स्पेशली भारत का उद्धारक कहा जाता है, जबकि मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाप को कहा जाता है। दोनों बात याद रखेगा, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग हो गया और चार्ल्स मेटकाप हो गया, ठीक है। मैकाले हो गया, ठीक है। मैकाले ने इंग्लिश को काफी बढ़ावा दिया है और बहुत सारा काम किया है। मैकाले हो गए और रिपन हो गए, ठीक है। रिपन हो गए लास्ट में, जो भारत के उद्धारक कहलाते हैं। ये 4 अच्छे लोग हैं जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध को हटा रहे थे और काफी उदारवादी दृष्टिकोण से देख रहे थे इस चीज को, ठीक है। तो कुल मिला जुला के पत्रकारिता को यथार्थ रूप मिले, सच्चा रूप मिले, इसके लिए लोग प्रयासरत थे। ये 4 लोग बड़े अच्छे थे। कौन कौन? एक हो गए लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरे हो गए चार्ल्स मेटकाप, तीसरे हो गए मैकाले, चौथे हो गए रिपन। ये 4 लोग आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसके विपक्ष के बारे में, तो सबसे खतरनाक व्यक्ति जिसने इसको शुरू किया था, इस लड़ाई को, उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेजली, ये सबसे बदमाश। लॉर्ड मिंटो 2 नंबर पे, एडम्स, ठीक है, 3 नंबर पे। कैनिंग भी था, कैनिंग भी 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? कैनिंग के समय। उसने भी काफी सारे प्रतिबंध लगाए थे, वो भी याद रखेगा। और लॉर्ड लिटन तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मार दो, ठीक है, सबसे खतरनाक, ये याद रखेगा। इसके अलावा टॉमस मुनरो हो गया और सर एल्फिंस्टन, ठीक है। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ दोस्तों ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम लोग थोड़ा सा और एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग हंटर आयोग वगैरह ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वगैरह देखने वाले हैं, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, ये सभी पढ़ेंगे। और इसके बाद टोटल हमारा 1885 के पहले तक का पूरा टॉपिक हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम डायरेक्ट तब विजिट करेंगे कांग्रेस के ऊपर और फिर सीधे कांग्रेस से लेक्चर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री देखिए ज़्यादा नहीं रह गई है, बहुत जल्दी जल्दी अब कवर हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरा सीरीज लाइन से देख रहे होंगे। पूरी हिस्ट्री तो आपकी समाप्त होने वाली है, उसी तरह पॉलिटी भी आपकी काफ़ी समाप्त हो गई, साइंस, हिंदी, ये सभी विषय समाप्त हो गए हैं। तो आप इत्मीनान से पढ़ाई करिए अच्छे से। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर जरूर से करिए। और किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको जरूर देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, आप सभी से निवेदन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।